तो आज हमारे पिटारे में कोई भारी भरकम रिसर्च नहीं है, बल्कि एक रहस्य है। एक आने वाली फिल्म है राजा साहब, और हमारे पास है उसके ट्रेलर से निकले कुछ संवाद। अब सिर्फ कुछ लाइनों से पूरी कहानी का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है जी। लेकिन आज हमारी कोशिश यही है कि इन बिखरे हुए मोतियों को पिरोकर देखें कि आखिर तस्वीर क्या बनती है। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो सीधे दिल में उतर जाती है। कोई अपनी दादी से कह रहा है, आपको हर चीज भूलने की बीमारी है, फिर भी आप दादाजी को एक पल के लिए भी नहीं भूलती। वाह। मतलब एक तरफ इतना गहरा प्यार और दूसरी तरफ इतनी बड़ी बेबसी। हाँ, ये एक ही पल में आपको उम्मीद और दुख दोनों दे जाती है। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक भावनात्मक लाइन नहीं है, ये पूरी कहानी की चाबी हो सकती है। सोचिए, एक ऐसा दिमाग जो सब कुछ मिटा रहा है, लेकिन एक चेहरे को, एक याद को उसने कस के पकड़ रखा है। तो ये दादाजी की याद या तो उस दादी का सबसे बड़ा सहारा है या फिर सबसे बड़ी कैद। बिल्कुल, हो सकता है यही वो इकलौती चीज है जो उन्हें इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, या यही वो धागा है जिसे पकड़कर कोई उनके दिमाग को नियंत्रित कर रहा है। कैद, आपने सही शब्द पकड़ा। ये शब्द यहाँ बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि दादी की याददाश्त का ये धागा हमें सीधे उस जगह ले जाता है जहाँ वो सब रहते हैं। एक आवाज कहती है, यह घर भ्रम का एक महल है। और फिर एक ऐसा नियम सामने आता है जो दिमाग घुमा देता है। आप अपनी मर्जी से अंदर आ सकते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए आपको अपने दादाजी की सहमति की जरूरत है। ये क्या बात हुई? ये कोई घर है या कोई मनोवैज्ञानिक जाल? ये क्लासिक क्या कहते हैं, गॉथिक हॉरर की तरह है। अच्छा, जहाँ इमारत खुद एक किरदार होती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि दरवाजों पर ताले नहीं है, ताले दिमाग पर लगाए गए हैं। दादाजी का ये नियम शारीरिक कैद के बारे में है ही नहीं, ये तो शक्ति का प्रदर्शन है। ये कहना है कि इस जगह की हकीकत वही है जो मैं तय करूंगा। मतलब तुम्हारी मर्जी से तुम सिर्फ मेरे खेल का हिस्सा बन सकते हो, खेल को खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक है? मुझे तो ये एक तरह का लिटमस टेस्ट भी लग रहा है। मतलब दादाजी शायद ये देखना चाहते हैं कि कौन उनके प्रभाव से बाहर निकलने की हिम्मत भी करता है। हाँ, ये भी हो सकता है। ये सिर्फ रोकने के बारे में नहीं, बल्कि वफादारी परखने के बारे में भी हो सकता है। और जिस तरह से इस महल को डिजाइन किया गया है, उससे तो लगता है हिम्मत करना भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल। अगला संवाद इसी बात को और पुख्ता करता है। वस्तुएं, पेंटिंग्स, वास्तुकला, उन्होंने आपको सम्मोहित करने और आपको एक ट्रांस में डालने के लिए सब कुछ डिजाइन किया है। इसका मतलब है कि घर का हर कोना एक हथियार है। हाँ। वो पेंटिंग जिसे आप खूबसूरती के लिए देख रहे हैं, हो सकता है वो आपके अवचेतन मन में कोई डर बिठा रही हो। वो गलियारा जिसमें आप चल रहे हैं, शायद वो आपको दिशा भ्रम में डालने के लिए ही बनाया गया हो। ये जगह आपको धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आपकी हकीकत से दूर कर रही है। ये तो किसी एस्केप रूम जैसा है, लेकिन जहाँ कमरे से नहीं, अपने ही दिमाग से बाहर निकलना है। और इस सब के केंद्र में है दादाजी। ये किरदार सिर्फ एक विलेन जैसा नहीं लगता। जिस तरह से वो अपनी दुनिया बना रहा है, उसे नियंत्रित कर रहा है, ये एक गॉड कॉम्प्लेक्स जैसा लगता है। वो अपनी बनाई हुई दुनिया का खुदा है। हाँ, और एक खुदा अपनी दुनिया में किरदारों को अपनी मर्जी से नचाता है। यहीं से किरदारों की आजादी बनाम नियति की बहस खड़ी हो जाती है। सही बात है। क्या उनकी कोई भी हरकत असल में उनकी अपनी है, या वो सब दादाजी की लिखी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? और इसी वजह से किरदारों के बीच की बातचीत और भी ज्यादा उलझ जाती है। बिल्कुल। जैसे एक तरफ राजा साहब नाम का किरदार है, जो शायद फिल्म का हीरो हो। वो बड़ी नरमी से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लेकिन अगले ही पल एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, तुम स्वेच्छा से सीधे मेरे जाल में चल कर आए हो। एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ, क्या राजा साहब किसी से प्यार का नाटक कर रहे हैं ताकि वो जाल में फंसा सके, या फिर वो खुद फंस चुके हैं और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है? और यहाँ एक और दिलचस्प किरदार है, कनकराजू। हाँ। जिसके बारे में कहा जा रहा है, मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जानने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। सामान्य हालात में तो ये एक दोस्ताना न्योता हो सकता है, लेकिन इस भ्रम के महल में ये एक धमकी जैसा लगता है। ये ऐसा है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से कह रहा हो, मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहा हूँ, तुम्हारे हर राज को जानना चाहता हूँ। और राज जानने और कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए उनके पास एक माहिर खिलाड़ी भी है, भैरागी। हाँ, उसके बारे में साफ कहा गया है, वो सबकी कमजोरियों को जानता है, वो उन्हीं बिंदुओं को निशाना बनाएगा। ये किरदार तो दादाजी के सिस्टम का एक तरह से इन्फोर्सर लगता है।
वो जो मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन का काम करता है। सही। बैरागी जैसे किरदार कहानी को और भी डरावना बना देते हैं, क्योंकि वो शारीरिक चोट नहीं पहुंचाते, वो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। मतलब आपके सबसे गहरे डर, आपके पुराने गुनाहों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर दादाजी इस खेल के किंग हैं, तो बैरागी उनका सबसे खतरनाक वजीर है, जो चुपचाप आपकी शह और मात की तैयारी करता है। वो जानता है कि किसे ऊंचाई से डर लगता है, किसे बंद जगहों से, और किसे अपनी किसी पुरानी गलती का पछतावा है, वो उसी दुखती रग पर हाथ रखेगा। तो अब तक हमारे पास एक मनोवैज्ञानिक जेल है, एक खुदा की तरह व्यवहार करने वाला दादाजी है, और कुछ उलझे हुए रिश्ते हैं। कहानी एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक ऐसा खुलासा होता है जो पूरे खेल को ही पलट देता है। गंगम्मा। हाँ, एक किरदार है गंगम्मा, जो शायद घर की कोई साधारण सदस्य या कर्मचारी लगती है। हाँ, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो गंगम्मा नहीं, गंगा देवी है। आवाज गूंजती है, वो कोई साधारण महिला नहीं है गंगम्मा, वो गंगा देवी है, देवनागर वंश की जमींदारनी रानी गंगा देवी। ये तो एक जबरदस्त मोड़ है। ये ऐसा है जैसे आप शतरंज खेल रहे हो और अचानक आपको पता चले कि जिसे आप प्यादा समझ रहे थे वो असल में रानी है। बिल्कुल। इस एक खुलासे ने तो सब कुछ बदल दिया। हाँ। इसका मतलब है कि गंगम्मा या कहें गंगा देवी इस खेल में सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि शायद वही इस खेल का केंद्र है। हो सकता है ये पूरा भ्रम का महल उसी के लिए बनाया गया हो। लेकिन क्यों? यहाँ से कई संभावनाएं निकलती हैं। पहली, हो सकता है दादाजी देवनागर वंश के दुश्मन हो और ये उनकी बरसों पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो। अच्छा। वो रानी को कैद करके उनकी विरासत और ताकत को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, और दूसरी संभावना और भी दिलचस्प है। क्या हो अगर दादाजी उन्हें किसी बाहरी खतरे से बचाने के लिए इस भ्रम में रख रहे हों कि बाहर की दुनिया ज्यादा खतरनाक है और ये महल एक तरह का सुनहरा पिंजरा है। या फिर तीसरा विकल्प जो सबसे ज्यादा डरावना है, शायद दादाजी गंगा देवी की शाही पहचान और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपने किसी मकसद के लिए करना चाहते हैं। सही है। और इसके लिए जरूरी है कि गंगा देवी को खुद ये याद न रहे कि वो कौन है। उसे एक साधारण कमजोर औरत बनाकर रखना उनके हित में है। तो अब ये लड़ाई सिर्फ एक घर से भागने की नहीं रही, ये अपनी पहचान, अपनी विरासत को वापस पाने की लड़ाई बन गई है। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि क्या गंगा देवी को अपनी असली पहचान जरा भी याद है, या वो पूरी तरह से इस भ्रम को ही अपनी हकीकत मान चुकी हैं? उनका किरदार अब इस कहानी का भावनात्मक और रहस्यमयी केंद्र बन गया है। उनकी जीत सिर्फ उनकी आजादी नहीं होगी, बल्कि एक पूरे वंश की वापसी होगी। तो अब हम कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर दरवाजे खुले हैं लेकिन दिमाग बंद है, तो इस मानसिक जेल से कोई कैसे बच सकता है? इसका जवाब भी उतना ही घुमावदार है जितना ये महल। एक संवाद हमें रास्ता दिखाता है। केवल अगर तुम अवचेतन रूप से एक नई समानांतर दुनिया बना सको और उसके अंदर अपने विचारों को नियंत्रित कर सको, तभी तुम यहाँ से एक भी कदम बाहर रख पाओगे। ये संवाद, ये इस कहानी का सार है। लड़ाई बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मन के अंदर है। हाँ, समानांतर दुनिया बनाना। इसका मतलब ये दादाजी की बनाई हुई हकीकत को पूरी तरह से नकार देना। एक तरह की मानसिक बगावत। सही कहा। जैसे इंसेप्शन फिल्म में सपनों के अंदर सपने बनाए जाते थे, यहाँ भ्रम के अंदर एक नई हकीकत बनानी होगी। एक ऐसी दुनिया जहाँ दादाजी के नियम काम नहीं करते, जहाँ आपकी अपनी मर्जी चलती है। तो ये एक तरह से अपने दिमाग के अंदर एक सेफ हाउस बनाने जैसा हुआ। एक ऐसी जगह जहाँ आप जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। लेकिन ये करना तो लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, जब आपके आसपास की हर चीज आपको भ्रम में डालने के लिए ही बनी हो। यहीं पर कल्पना की शक्ति और इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। और शायद यहीं पर गंगा देवी की असली पहचान काम आएगी। हो सकता है कि रानी होने का एहसास ही उन्हें वो ताकत दे जो इस समानांतर दुनिया को बनाने के लिए जरूरी है। अपनी विरासत को याद करना ही शायद भ्रम को तोड़ने का पहला कदम हो। विजेता वही होगा जिसका दिमाग ज्यादा मजबूत होगा। जैसा कि एक लाइन में कहा भी गया है, तो क्या उसने उसे अपने ट्रांस में ले लिया? ये दिखाता है कि यहाँ हार जीत का फैसला मुक्कों से नहीं, बल्कि विचारों से हो रहा है। तो इन चंद संवादों को जोड़कर जो तस्वीर उभरती है, वो बहुत ही जटिल और रोमांचक है। याददाश्त, भ्रम, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और एक खोई हुई रानी की पहचान। एक घर जो जेल है, एक दादाजी जो सबके दिमाग के मालिक हैं,
और एक रानी जिसे अपनी शक्ति को फिर से खोजना होगा ताकि वो इस मानसिक कैद से आजाद हो सके। ये सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आके रुकता है। टेलर हमें ये बताता है कि लड़ाई एक भौतिक जाल यानी उस घर के खिलाफ है, लेकिन समाधान पूरी तरह से मानसिक है। तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या ये भ्रम का महल सच में कोई ईंट पत्थर की इमारत है या ये किसी के फंसे हुए दिमाग का एक प्रतीक मात्र है? मतलब क्या हो अगर ये पूरा घर, ये सारे किरदार, ये नियम, ये सब किसी एक व्यक्ति के मन के अंदर चल रही लड़ाई का बाहरी रूप हो? मतलब ये सब असल में हो ही नहीं रहा। हो सकता है। सोचिए, क्या ये कहानी उस दादी के दिमाग के अंदर चल रही है जो अल्जाइमर से जूझ रही है? अच्छा। जहां दादाजी सिर्फ एक याद है जिससे वो निकल नहीं पा रही हैं और बाकी किरदार उनकी बिखरती हुई यादों का प्रतीक है? या फिर क्या ये पूरी कहानी कोमा में पड़े राजा साहब के दिमाग में चल रही है जो अपनी जिंदगी के किसी बड़े सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? वाह। अगर ऐसा है तो दादाजी कोई इंसान नहीं बल्कि उनका अपना डर या अपराध बोध हो सकता है जिसे उन्हें हराना है। ये फिल्म सिर्फ एक घर से भागने की कहानी नहीं बल्कि अपने ही मन की गहराइयों से बाहर निकलने की कहानी हो सकती है।